दोस्तों आज हम लोग कहानियों के माध्यम से समझेंगे भारत के संविधान के निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। भारत के संविधान के निर्माण के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो सभी वनडे एग्जाम्स जैसे यूपी पुलिस, ग्रुप डी, रेलवे, एसएससी, दरोगा के लिए बहुत यूजफुल होगा, जिसमें आपको ना नोट्स बनाने की ज़रूरत है ना और कुछ। हम लोग बिल्कुल कहानियों के माध्यम से एकदम याद कर लेंगे कि कैसे भारत संविधान का निर्माण हुआ। और वहाँ दोस्तों पृष्ठभूमि समझने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि संविधान क्या है। किसी भी देश अथवा राज्य, संस्था या संगठन को संचालित करने के लिए बनाया गया नियमों का व्यवस्था को संविधान कहते हैं। भारत के संविधान के निर्माण की शुरुआत होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। यह इंग्लैंड द्वारा भारत के लिए बनाया गया पहला कानून था। इसी कानून द्वारा भारत की व्यवस्था को नियमित करना प्रस्तावित किया गया था। इस कारण इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहा जाता है। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल तक के लिए भारत में राजनैतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा ही बंगाल में बंगाल का गवर्नर जनरल तथा बॉम्बे एवं मद्रास में गवर्नर के पद स्थापित किए गए हैं। बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। वारेन हेस्टिंग पहला व्यक्ति था जो बंगाल का गवर्नर जनरल बना। इसी अधिनियम में पहली बार भारत में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1774 में पहली बार कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की गठन हुई। लॉर्ड एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे तथा अन्य न्यायाधीश स्टीफन लेमिन्स्टर, जॉन हाइड और रॉबर्ट चैम्बर थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1793, 1813 और 1833 के अधिनियमों द्वारा 20 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार दिया गया था। 1793, 1813, 1833 और 1853 के अधिनियमों को चार्टर अधिनियम कहा जाता है। 1853 से पहले सभी अधिनियमों में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष तक भारत में राजनीतिक बारे में, लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित अवधि के लिए राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का अधिकार नहीं दिया गया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश महारानी के अधीन हो गया। इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश शासन का भारत में प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की महारानी और पामस्टन प्रधानमंत्री थे। यह अधिनियम 1 नवंबर 1858 को लागू हुआ। इसी अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधि था जो देशी रियासतों में ब्रिटिश महारानी का प्रतिनिधित्व करता था। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। 1858 के अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। 1858 के अधिनियम द्वारा ही इंग्लैंड की मंत्रिपरिषद में भारत सचिव नामक नया पद सृजित किया गया। लॉर्ड स्टैनले भारत के पहले भारत सचिव बने। इसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो भारत के गवर्नर जनरल, दोनों मिलकर इस कानून को बनाए थे, इसलिए इसे मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्थापित की गई। इस प्रणाली के अंतर्गत कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे बनाए गए जहां केवल मुस्लिम को ही मत देने का अधिकार था। इसी अधिनियम के द्वारा भारत में सांप्रदायिकता का शुरुआत माना जाता है और मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। के.एम. मुंशी ने इस अधिनियम को भारत में बढ़ते लोकतंत्र की हत्या बताया था। इसके बाद आता है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम का निर्माण हुआ था। इस अधिनियम में एक प्रस्तावना थी जिसमें भारत में उत्तरदायी शासन का उद्देश्य बतलाया गया था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में केंद्र एवं राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रांतों में दैध शासन, जिसे दोहरा शासन कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई। इस अधिनियम में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके तहत 1923 में लोक सेवाओं में सुधार हेतु ली आयोग का गठन किया गया। इसी ली आयोग ने लोक सेवा आयोग का गठन करने का प्रस्ताव दिया। ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। सर रॉस बार्कर इस आयोग के पहले अध्यक्ष बने। 1919 के अधिनियम के द्वारा ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अब इसके अंतर्गत सिख, आंग्ल भारतीयों,
यूरोपियन और भारतीय ईसाइयों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया। इसी अधिनियम में देशी रियासतों की समस्याओं पर विचार करने के लिए नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई और इस अधिनियम में यह भी कहा गया कि इस अधिनियम की समीक्षा हेतु 10 वर्ष बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 अप्रैल 2021 से लागू हुआ था। 1919 की अधिनियम की समीक्षा हेतु सन 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन आयोग का गठन किया गया। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसे श्वेत आयोग भी कहा जाता है। इस आयोग के विरोध में 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई। नेहरू रिपोर्ट को किसी भी भारतीय द्वारा संविधान निर्माण की दिशा में पहला कदम कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज की मांग की गई थी। इसके बाद 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। पहला था पूर्ण स्वराज और दूसरा था अगले वर्ष यानी 1930 जनवरी माह के अंतिम रविवार को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसके बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो संविधान निर्माण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम था। 1930, 1931 और 1932 के में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, लेकिन मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौते के परिणाम स्वरूप कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दलितों को शामिल करने के मुद्दे पर गांधी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मतभेद के परिणाम स्वरूप यह गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता, लेकिन इसके बावजूद 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई। इसके अंतर्गत दलितों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया गया और इसी सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध गांधी जी पूना के यरवदा जेल में अनशन करने लगे और इसी अनशन को खत्म करने के लिए 1932 में पूना के यरवदा जेल में गांधी और अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट होता है, जिसमें यह समझौता हुआ कि दलितों के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू की जाए। अब जानते हैं 1935 के अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। और इस अधिनियम की विशेषताएं थी कि इस अधिनियम में 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था, अर्थात इस अधिनियम में अभी भी उत्तरदायी शासन का उल्लेख था, लेकिन स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं था। इसके द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसके अंतर्गत देशी रियासतों को भी विलय का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन देशी रियासतों के विरोध के कारण यह संघ स्थापित नहीं हो सका। इस संघ को भारत की राजनीतिक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा जाता है। इसके द्वारा केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। इसके तहत 3 सूचियां बनाई गयी। पहली थी संघ सूची, जिसमें 59 विषय थे। दूसरी थी राज्य सूची, जिसमें 54 विषय थे। तीसरी थी समवर्ती सूची, जिसमें 36 विषय थे। और इन सभी विषयों के बावजूद जो विषय बचे उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता था, जिस पर कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन यानी दोहरे शासन को समाप्त कर दिया गया और इसे केंद्र में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय यानी कि फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान था, जो कि उच्चतम न्यायालय नहीं था, क्योंकि इस संघीय न्यायालय के विरुद्ध लंदन के प्रिवी काउंसिल कोर्ट में अपील की जा सकती थी। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गुएयर और इसके 2 अन्य सदस्य शाह मोहम्मद सुलेमान और M.R. जयकर थे। 1935 अधिनियम के द्वारा ही भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया तथा सिंध को बॉम्बे से अलग किया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत के 10% जनता को प्रत्यक्ष रूप से वोट देने का अधिकार मिला। राज्यों में द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। उस समय 11 प्रांतों में से 6 में 2 सदन बनाए गए। इस अधिनियम की सबसे खास बात थी, यह ब्रिटिश शासन द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था, जिसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां और 14 भाग। ब्रिटिश द्वारा सबसे लास्ट अधिनियम आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव रखा गया। इस अगस्त प्रस्ताव में पहली बार संविधान के गठन का प्रस्ताव रखा गया। मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव रखा गया। क्रिप्स प्रस्ताव युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, लेकिन कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव की तुलना दिवालिया बैंक के पूर्व तिथि के चेक के साथ। इसके बाद मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके अध्यक्ष सर पैथिक लॉरेंस थे, जबकि AB अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स के 2 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत में संविधान सभा का गठन करना था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 मुख्य विशेषताएं थी कि यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया अंतिम कानून। इस अधिनियम के अंतर्गत
भारत की स्वतंत्रता का उल्लेख था। इसी अधिनियम के द्वारा ही भारत का विभाजन हुआ। इस अधिनियम में देशी रियासतों को छूट थी कि वे भारत में मिलें या पाकिस्तान में मिलें या वो अपना एक स्वतंत्र देश बनाएं। और जब तक दोनों देशों यानी भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा अपने लिए संविधान नहीं बना लेती, जब तक दोनों देश अपना संविधान नहीं बना लेते, तब तक भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही शासन को संचालित किया। जब तक दोनों देशों में नए संविधान के तहत चुनाव होकर नई संसद का गठन नहीं हो जाता है, तब तक संविधान सभा ही संसद के रूप में कार्य करेगा। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे संविधान सभा के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब